गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत के चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, यानी कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर के अगर 4 तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के जितने भी नोट्स पॉइंट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी को देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर अगर आपको देखा जाए स्टार पॉइंट में तो जो दिया गया है आप उसे अच्छी तरीके से आप नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। देखिए, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ठीक है, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। आगे है, भारत महिमा पाठ के प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भगवत पुराण से लिया गया है। उसके बाद देवतागण भी भारत के गीत गाते हैं। प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत के कौन से यानी कौन कौन लोग गीत गाते हैं, तो देवतागण भी यानी कि भारत की महिमा को गीत गाते हैं। चलिए आगे, आपको हमें अपने भारत के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए। अगला है, भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। फिर आगे है, भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं, यानी कि भारत देश में जन्म लेने वाले लोग बिल्कुल धन्य हैं। आगे है, भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी प्रसन्न हुए। हरि मतलब भगवान, यानी कि भारत की शोभा को देख करके भगवान भी प्रसन्न हुए। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है आपका, भारत की भूमि निर्मल और वत्सला है। इसके बाद आगे आपको है, भारत की भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि भारत की भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। चलिए आगे है आपका स्टार पॉइंट, उसे देखिए। आगे है कि भारत की भूमि विशाल है। उसके बाद भारत की भूमि सागर, वन, पर्वत और नदी से शोभित है। इसके बाद भारत जगत का गौरव है। भारत यानी कि भारत पूरे विश्व का क्या है, गौरव है। जगत मतलब पूरा विश्व, दुनिया। आगे, भारत की भूमि पूजनीय है, यानी कि भारत की जो भूमि है जो पूजनीय है, पूजा करने योग्य है। आगे, भारत की भूमि में देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आगे, सागर से सेवित भूमि भारत की है, यानी कि सागर से सेवित भूमि क्या है, भारत की भूमि है। चलिए अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के, यानी कि चैप्टर नंबर 5 के सब्जेक्टिव प्रश्न के ऑब्जेक्टिव आपको इतना याद रखना होगा, बाकी इसी से क्वेश्चंस घुमा घुमा करके एग्जाम में बनते हैं। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, जो पहला नंबर आप देख सकते हैं। पहला नंबर आपका जो क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो देखिए, बहुत ही अच्छे शब्द में वर्णन किया गया है। इस पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। इस भूमि पर देवगण यानी कि देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत जगत का गौरव है। देवता भी भारत का गीत गाते हैं। हमें अपने देश की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि देवता लोग यानी कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। देखिए, तीसरा नंबर जो आपका प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा देश भारत महान है। इस भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। हमें
भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, इससे यानी कि इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। चलिए अगला हमें प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन दोनों का आंसर एक ही है, घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है। या तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है, भारत महिमा पाठ के अनुसार बताइए कि भारत की भूमि कैसी है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप बहुत अच्छे राइटिंग में इसका आंसर लिखिएगा। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि अति पवित्र है, यानी कि बहुत ज़्यादा पवित्र है और महानतम है। यह विभिन्न जाति धर्म, यानी कि यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए अच्छे भाव से रहते हैं। यहाँ की भूमि पर देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आज यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि जिस देश की भूमि पर, जिस देश की धरती पर अगर देवता लोग यानी कि भगवान लोग अगर बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो आप बताइए कि वहाँ की भूमि कितना स्वर्ग लायक होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो आपका है अब पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 6 यानी कि चैप्टर नंबर 5 में आप नोट्स पॉइंट देखें, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब आपको देखना है चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 में आपको पढ़ने के लिए है भारतीय संस्कारा। यह क्या है? निबंध है। इसमें आपको बताया जाए कि भारत में संस्कार कितने होते हैं, कौन कौन से संस्कार होते हैं, इससे आपको पढ़ने से कितने संस्कार के बारे में आपको शिक्षा प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए संस्कारों की कुल संख्या कितना है, तो 16। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में संस्कार कितने हैं, तो आपका सही आंसर होगा 16। आगे जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो 3 है। उसके बाद शैशव संस्कार कितने हैं, तो 6 है। उसके बाद शैक्षणिक यानी कि शिक्षा ग्रहण करने वाले संस्कार कितने हैं, तो 5। आगे गृहस्थ संस्कार 1 है जो विवाह के रूप में है। ठीक है, यानी कि गृहस्थ संस्कार कितने हैं, 1 हैं जो विवाह के रूप में है। चलिए आगे देखते हैं। मरणोपरांत यानी मरने के बाद, यानी मरणोपरांत संस्कार यानी मरने के बाद संस्कार होते हैं। ठीक है, उसके बाद उपनयनम संस्कार में गुरु शिष्य को लेने शिष्य के घर जाते हैं। आगे है प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी। आगे है जात धर्म नाम कर्म, यानी कि जात धर्म नाम कर्म एवं अन्य प्रास शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है मंडप निर्माण, वर पक्ष का कन्यादान, घर में स्वागत, कन्यादान, अग्नि स्थापना यानी कि अग्नि स्थापना, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि विवाह संस्कार में आते हैं। यानी कि मंडप का निर्माण वर पक्ष में, मंडप का निर्माण वर पक्ष, उसके बाद कन्यादान, घर में स्वागत, कन्यादान, अग्नि का यानी कि स्थापना, सप्तपदी, सिंदूरदान, ये सब जितने भी संस्कार जो होते हैं वो कौन से संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो विवाह संस्कार में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब इसका सब्जेक्टिव प्रश्न और उसका आंसर। देखिए सबसे पहला आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, संस्कार किसे कहते हैं, ये कितने हैं। ठीक है, तो देखिए भारतीय जीवन में प्राचीन काल में वैदिक मंत्र के द्वारा कई कर्मकांड किए जाते थे जिन्हें संस्कार कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितने हैं, 16 है। यानी कि वेदों के अनुसार यानी कि कई कर्मकांड क्या है प्राचीन काल में किए जाते थे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संस्कार कहते हैं। और यह कितने हैं, तो 16 है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो विवाह संस्कार जो है, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में मंडप का निर्माण होता है। उसके बाद वधू के घर वर
पक्ष का स्वागत होता है, कन्यादान अग्नि की स्थापना होता है, उसके बाद सप्तपदी एवं सिंदूरदान इत्यादि होते हैं। ये जितने भी संस्कार हैं विवाह संस्कार में आते हैं। चलिए अगला है आपका प्रश्न नंबर 3, भारतीय संस्कार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए भारतीय संस्कार यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका है जन्म पूर्व संस्कार, दूसरा आपका है शैशव संस्कार, तीसरा है यानी कि शिक्षण संस्कार, उसके बाद गृहस्थ संस्कार, उसके बाद मरणोपरांत। ठीक, यानी मरने के बाद। ये 5 भागों में बांटा गया है संस्कार को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संस्कारों का महत्व क्या है। तो देखिए भारतीय जीवन में संस्कारों का अत्यंत महत्व है। ठीक है, यह हमें कई प्रकार के पापों एवं दोषों से मुक्त कराता है। ठीक है, संस्कार में बंधे रहने से कई प्रकार के पाप और दोष नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि मुक्त हो जाते हैं। अगला है आपका 5वां नंबर प्रश्न, केशांत संस्कार के बारे में लिखें। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया। केशांत संस्कार में शिष्य गुरु के घर में अपने केश को काटता है। ठीक है, जो केशांत यानी कि केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब आता है 7वां नंबर, जो हम इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में आपको बता देंगे। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 दोनों का यानी कि नोट्स पॉइंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही यानी कि आपको दोस्त होंगे जो 2023 में बिहार बोर्ड यानी क्लास 10th के एग्ज़ाम देंगे, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए, यानी कि शेयर कर दीजिए। और अगर आप 1 से लेकर के अगर 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि 1 चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर तक वीडियो नहीं देखें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक टॉपिक को लेकर के।